बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस 28.5% का वेटेज जिस सब्जेक्ट पे है उस पे ध्यान नहीं देते या गलती कर देते हैं। वेटेज भी इतना ज्यादा है तो ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ है ऑप्शनल की। ऑप्शनल पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना भाई, ऑप्शनल आपका सिलेक्शन करवाएगा। उन 200 लोगों ने अपना एक राज्य क्यों बनाया, अपना एक देश क्यों बनाया? इसलिए बनाया, ये तो जंगल में चलता है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई, एनार्की हो गई, ये तो जंगल राज हो गया। PSIR पढ़ने के बाद में तो पॉलिटी तो आपको मजाक कर लगने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा ये तो ABCD है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। सिलेबस अगर आपने देखा हो तो मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूं, नहीं तो मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस लिख भी देता हूं। अगर स्लाइड होगी तो ज़्यादा बढ़िया है। ये सिलेबस है, देखो ये UPSC का सिलेबस है, जिसमें देखो पेपर 1 GS पेपर 1 है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। हिस्ट्री में सारी तरह की हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आ जाता है, मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है, और वैसे GS मेंस में मेडिवल, एंशिएंट ये सब नहीं पूछते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी भी हर तरह की आ जाती है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी सब आ जाता है। सोसाइटी में वो सारे टॉपिक आ जाते हैं जैसे कास्ट, धर्म, कास्ट, रिलीजन और ग्लोबलाइजेशन, ये सब आ जाता है, समझ गए। GS पेपर 2 में क्या आ जाता है? GS पेपर 2 में आ जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस। पेपर 3 में इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। पेपर 4 में एथिक्स है पूरा। पेपर 5 ऐसे। फिर 2 पेपर हैं ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। और ये जो 8वां और 9वां पेपर है, ये तो देखो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। मतलब ये लैंग्वेज के पेपर हैं, एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ती है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो आप हिंदी चूज करोगे, इंडियन लैंग्वेज कोई भी आपको चूज करनी पड़ती है। अगर कोई तेलुगु मीडियम से है तो वो तेलुगु चूज करता है, और इंग्लिश सबको पास करनी पड़ती है। तो ये 9 पेपर्स होते हैं, 7 पेपर्स के मार्क्स जुड़ते हैं, और 8वां और 9वां पेपर ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो अगर मेंस के मार्क्स हम देखें, मेंस के मार्क्स हम देखें तो कितने हो जाते हैं? 1750, 1750 हो जाते हैं मेंस के मार्क्स। फिर उसके बाद 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, समझ गए? तो उसको भी ऐड कर लेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 2025 हो जाएंगे, 2025 मार्क्स हो जाएंगे अगर इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर लें तो। अब आप देखो ऑप्शनल के मार्क्स कितने हो गए? ऑप्शनल के मार्क्स 500, और टोटल मेंस के मार्क्स कितने? टोटल मेंस के मार्क्स 1750, या फिर अगर टोटल लें तो हो जाएगा 500 में से 2025। तो ऑप्शनल की जो वेटेज है, ऑप्शनल की वेटेज ऑलमोस्ट देखो 28.5% है। 28.5% किसकी वेटेज है? ऑप्शनल की वेटेज है। अब एक चीज आपको बताता हूं, देखो आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, GS में देखो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब करंट अफेयर्स पे अननेसेसरली बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और मतलब करंट अफेयर पे, बाकी चीजों पे GS में रिसर्च करने लग जाते हैं। लेकिन देखो ऑप्शनल पे ध्यान नहीं देते, कई महीनों तक तो ऑप्शनल सिलेक्ट ही नहीं करते। बोला ना, आप लोग तो सिंसियर एस्पायरेंट्स हो, सीरियस एस्पायरेंट्स हो, आप लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड भी कर लिया और इनरोल भी कर लिया, और सिंसियरिटी से तैयारी भी आपने स्टार्ट कर दी। लेकिन देखो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस 28.5% का वेटेज जिस सब्जेक्ट पे है उस पे ध्यान नहीं देते या गलती कर देते हैं। इवन शक्ति दुबे थी ना, रैंक 1 आई थी उनकी 2024 में। उन्होंने शुरुआत में गलत ऑप्शनल चूज कर लिया, बाद में उन्होंने PSIR चूज किया था, समझ गए? तो उनका टाइम वेस्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शनल चूज कर लेते हैं, मेरे भाई ने ये बोला है, मेरे भैया ने बोला है, दोस्त ने बोला है ये ऑप्शनल ले लो, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि यार मैंने तो गलत ऑप्शनल चूज कर लिया। फिर वो ऑप्शनल चेंज करने लगते हैं, 2-3 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो ऑप्शनल एक ऐसी चीज है, देखो जो आपको पढ़ना है कम से कम 2 साल तक, 2 साल तक आपको पढ़ना है।
तो वेटेज भी इतना ज्यादा है, तो ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के होना चाहिए। मानते हो का नहीं मानते? मानते आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शनल का चुनाव बहुत ज्यादा सोच समझ के होना चाहिए। आप मानते हो का नहीं मानते? क्योंकि वेटेज इतनी ज्यादा है जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। जीएस तो देखो सबको पढ़ना है, जीएस तो सबको पढ़ना है, लेकिन ऑप्शनल आप लोग सिलेक्ट करते हो, ऑप्शनल आप मर्जी से सिलेक्ट करते हो। और ऑप्शनल ना मैरिज की तरह है, एक बार आपने शादी कर ली तो भाई डाइवोर्स बहुत मुश्किल से होता है, शादी निभानी पड़ती है। उसी प्रकार से एक बार आपने ऑप्शनल चूज कर लिया तो देखो, तो देखो आपको वो शादी निभानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर देखो 2-3 साल वेस्ट हो जाएंगे। समझ गए? और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है यार, देखो जो जीएस में मार्क्स होते हैं ना, टॉपर के जीएस में मार्क्स होते हैं ना, वो 470 के अराउंड रहते हैं। थोड़ा कम, मतलब जो टॉप रैंक्स वालों के होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा 470 के अराउंड। अब जो बच्चा एवरेज एस्पायरेंट है, जिसने मेंस लिखा है, उसके कितने आ जाएंगे? उसके 420 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। तो मतलब 60-70 मार्क्स का डिफरेंस रहता है जीएस के मार्क्स में। एक एवरेज एस्पायरेंट और एक टॉपर के बीच में कितने मार्क्स का डिफरेंस रहता है? 60-70 मार्क्स का डिफरेंस रहता है जीएस में, एक एवरेज एस्पायरेंट के बीच में और एक टॉपर के बीच में। लेकिन ऑप्शनल में ना, ऑप्शनल में टॉपर के 300 भी आते हैं और जो एवरेज एस्पायरेंट होता है उसके 180 भी आ जाते हैं, 190 भी आ जाते हैं। मतलब जीएस के 1250 मार्क्स में डिफरेंस रहता है सिर्फ 60-70 मार्क्स का आमतौर पे, जबकि ऑप्शनल में इतना ज्यादा मार्क्स वेरी करते हैं। 500 मार्क्स में भी डिफरेंस आ जाता है 120 मार्क्स का। तो ये स्ट्रेंथ है ऑप्शनल की। ऑप्शनल पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना भाई, ऑप्शनल आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि यहां पे जो ये 50-60 मार्क्स का डिफरेंस है ना, वही आपकी रैंक लेके आएगा, वही आपका नाम फाइनल लिस्ट में लेके आएगा। समझ रहे हो? वही डिसाइड करेगा कि आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, समझे? तो ऑप्शनल की वेटेज भाई बहुत ज्यादा है। ऑप्शनल का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। और एक चीज के लिए आपको प्राउड होना चाहिए। क्या प्राउड होना चाहिए? कि आपने अपने ऑप्शनल का चुनाव बहुत सोच समझ के किया है। पीएसआईआर जो है वो बहुत बेहतरीन ऑप्शनल है, पीएसआईआर बहुत बेहतरीन ऑप्शनल है। अब मैं आपको ना ये बताता हूं पीएसआईआर क्यों बेहतरीन ऑप्शनल है। मैं नहीं बोलूंगा, आप डेटा देखिए। रितिका कह रही है सर लैंग्वेज पेपर्स की प्रिपरेशन कहां से करेंगे? लैंग्वेज पेपर्स रितिका बहुत सिंपल आते हैं, इसमें ना डरने की जरूरत नहीं होती। पहली तो बात, मार्क्स ही बहुत कम चाहिए होते हैं। दूसरा, जैसे सीसेट की तरह लैंग्वेज पेपर्स डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल सिंपल हिंदी जो हम स्कूल में नहीं पढ़ते। भाई एक लेटर लिखो या फिर ऐसे लिखो, बहुत सिंपल। ऐसे तो यार हर कोई लिख देता है, जिसको हिंदी लिखनी आती है वो लिख ही देगा। इंग्लिश भी बहुत आसान होती है। तो आमतौर पे जैसे सीसेट डिफिकल्ट होता है ना, वैसे मेंस में लैंग्वेज के पेपर डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। थोड़ा सा भी मतलब स्कूल में आपने लिखा है ढंग से तो वो आराम से क्लियर हो जाता है। बाकी इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको दिलवा दूंगा, डोंट वरी। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिलवा दूंगा। समझ गए? चलो, अब ये पीएसआईआर से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? मैंने एक चीज आपको बताई, 1000 लोगों का सिलेक्शन एवरेज होता है, फाइनल सिलेक्शन 1000 लोगों का होता है। लिस्ट में नाम कितने लोगों का आता है? 1000 लोगों का। कभी कम कभी ज्यादा, कभी 800 होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। समझ गए? 2017 में 117 नंबर था जितने स्टूडेंट्स पीएसआईआर वाले थे, 1000 में से 117। 18 का डेटा नहीं है यूपीएससी की वेबसाइट पे, मैंने खोजने की कोशिश करी, लेकिन 2018 में पीएसआईआर वाले या दूसरे ऑप्शनल वाले कितने हैं, कोई डेटा नहीं है। और उसके बाद में 2019 में फाइनल जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें से 137 पीएसआईआर वाले, 2020 में 154 पीएसआईआर वाले, 2021 में 140 पीएसआईआर वाले, और 2022 में कितने पीएसआईआर वाले? बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने पीएसआईआर वाले?
2022 में 187 जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ना, वो पीएसआईआर से थे। तो भाई आप खुद सिलेक्शन रेशो देख सकते हो पीएसआईआर की। क्यों पीएसआईआर इतने सारे लोग लेते हैं आप देख सकते हो। 187, बिल्कुल सही कहा नरेश आपने, 187। और एक चीज आपको और बताऊं, लास्ट 10 सालों में कितने टॉपर ऐसे रहे, एआईआर 1 की बात कर रहा हूं, लास्ट 10 सालों में कितने एआईआर 1 ऐसे रहे जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर था। रीसेंट ईयर्स का डेटा नहीं है नीलम, यूपीएससी की जो रिपोर्ट आती है ना वहीं से डेटा मिलता है। 2024 में 25 में उसका डेटा अभी रिपोर्ट में है नहीं, तो वो आने वाले समय में आएगा, तब आपके साथ में शेयर करेंगे। रिसेंट का जो यूपीएससी की वेबसाइट पे होता है ना, एनुअल रिपोर्ट में डेटा आता है, तो वहीं से डेटा मिलता है, समझ गए। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट देख सकते हो, वहां पे एनुअल रिपोर्ट में, वहां पे आपको मिलेगा नहीं। लास्ट 10 सालों में ना 3 बार एआईआर 1 जो है वो पीएसआईआर से रही। आप सब तीनों को जानते हो। आप टीना डबी को तो आप सब लोग जानते ही हो। 2015 में टीना डबी आजकल कहां की कलेक्टर हैं बताओ। टीना डबी बाड़मेर की हैं शायद, है ना। 2022 में इशिता किशोर, 2022 में इशिता किशोर, ऑप्शनल क्या, पीएसआईआर। मार्क्स कितने, 313 थे शायद। 2024 में बताओ, शक्ति दुबे, मार्क्स 279 आए थे शायद। और ये देखो, ये सिर्फ मैंने एआईआर 1 की बात करी है, बाकी तो देखो रैंक्स एआईआर 2, 3, 4, 5 ना जाने कितनी होंगी। ये मैंने बात की है एआईआर 1 की। लास्ट 10 इयर्स में 3 जो एआईआर 1 है वो पीएसआईआर वाली हैं। ये पीएसआईआर का डिटेल्ड सिलेबस है। क्या है, डिटेल्ड सिलेबस है। अब यहां पे देखो, 2 पेपर्स होते हैं पीएसआईआर में या किसी भी ऑप्शनल में, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो ये पेपर 1 का सेक्शन ए है, पेपर 1 का सेक्शन ए। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, जस्टिस का क्या मतलब है, समझ गए। इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जस्टिस क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कैसे बना, स्टेट की रेलेवेंस क्या है, जस्टिस क्या होता है। आपको ना मजा आने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखो 3 लोग हैं। एक ना बांसुरी है, बांसुरी नहीं होती, बचपन में बजाते थे वो, भगवान श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते थे वैसे बांसुरी होती है, इंग्लिश में फ्लूट कह लीजिए। 3 बच्चियां हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। 3 बच्चियां हैं, प्रिया, दूसरी बच्ची का नाम है सुप्रिया, और तीसरी बच्ची का नाम है कनुप्रिया। प्रिया, सुप्रिया, कनुप्रिया। अब देखो एक बांसुरी है, तीनों बच्चियां कह रही हैं कि बांसुरी मुझे चाहिए। प्रिया कह रही है मुझे चाहिए, सुप्रिया कह रही है मुझे चाहिए, कनुप्रिया कह रही है मुझे चाहिए। प्रिया क्यों कह रही है मुझे चाहिए, प्रिया इसलिए कह रही है, प्रिया कहती है कि मैंने बांसुरी बनाई है, आई मेड फ्लूट, मेरा लेबर है, मेरी मेहनत है, तो मुझे मिलनी चाहिए भाई। ये कह रही है प्रिया। अब सुप्रिया ये कह रही है कि भाई मेरे पास में और कोई खिलौना नहीं है, मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो आप मुझे दे दीजिए प्लीज। मेरे पास में ना पैसा है, मैंने पास्ट में कोई खिलौना इस्तेमाल भी नहीं किया है, और मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे दे दीजिए। सुप्रिया कहती है आई नीड दिस, मुझे ये
चाहिए। समझ गए? फिर कनुप्रिया कहती हैं, कनुप्रिया क्या कहती हैं? कनुप्रिया कहती हैं कि भाई तुम दोनों को बांसुरी बजानी नहीं आती, मुझे बजानी आती है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, आई कैन प्ले दिस, ओनली आई कैन प्ले दिस, आप दोनों इस बांसुरी बांसुरी को बजा ही नहीं सकते। मुझे आप बताओ तीनों में से बांसुरी किसको मिलनी चाहिए? बताओ। आस्था, प्रिया, जानवी, बताओ बांसुरी किसको मिलनी चाहिए? अरे मजा आ जाएगा आपको यार, पीएसआईआर में ना इतना मजा आपको आएगा, इतना मजा आपको आएगा, डूब जाओगे आप सब्जेक्ट में। देख लेना, जैसे कई बार वेब सीरीज देखते हैं ना, तो इतना डूब जाते हैं, एक के बाद एक एपिसोड देखते जाते हैं। पीएसआईआर में ना ऐसा ही होने वाला है, इतना मजा आपको आने वाला है। यहां पे देखो तीन अलग अलग थ्योरीज हैं, समझ रहे हो? एक्चुअल जो सॉल्यूशन होगा ना वो तीनों का मिक्स होगा, समझ गए? जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, कनुप्रिया को क्यों मिलनी चाहिए? ये है यूटिलिटी थ्योरी, ये है यूटिलिटी थ्योरी कि भाई कनुप्रिया को मिलेगी तो वो यूज करेगी उस चीज का, वो हैप्पीनेस स्प्रेड करेगी, बजाएगी तो सबका फायदा होगा। तो ये यूटिलिटी थ्योरी है। सुप्रिया को क्यों मिलनी चाहिए? ये इक्वालिटी थ्योरी है कि भाई बाकी दोनों के पास में दूसरे खिलौने हैं ना, और सुप्रिया के पास में तो कुछ नहीं है। तो ये इक्वालिटी वाली थ्योरी कहती है सुप्रिया को मिलनी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास में है, उसके पास में नहीं है, तो इसको मिलनी चाहिए। ये इक्वालिटी वाली थ्योरी है, समझ गए? अब प्रिया को क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि प्रिया ने वो बनाई है कोई चीज, भाई मैं बनाऊंगा मान लो, तो उस पर तो मेरा हक होना चाहिए ना, मेहनत तो प्रिया ने की है, क्या उसका हक नहीं होना चाहिए उस पर? जो चीज उसने बनाई है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहनत तो प्रिया ने की है ना भाई, सुप्रिया या कनुप्रिया ने मेहनत तो नहीं की है, मेहनत तो प्रिया ने की है। तो ये है लिबर्टी वाली थ्योरी, भाई खुद से वो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, उस पर आपका हक होगा। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने कमाई है, तो उसमें मेरा हक है, दूसरे लोग मेरी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हैं? समझ गए? तो देखो अलग अलग थ्योरी से आप देखोगे ना तो तीनों सही बैठते हैं। हमारे संविधान में भी ना आपको देखने को मिलेगा, हमारे संविधान में भी ना आप देखोगे ये फ्रीडम वाला राइट आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, बाद में हटा दिया था, हालांकि पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया था। लेकिन फ्रीडम वाले राइट्स तो हमारे संविधान में भी है। आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है वो इक्वालिटी वाले हैं, वो हमारे संविधान में भी है। और यूटिलिटी वाले भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं यूटिलिटी की भी झलक देखने को मिलेगी संविधान में। तो कहने का मतलब यह है, अगर एक को देंगे तो बाकी के साथ में इनजस्टिस होगा, समझ गए? तो देखो पीएसआईआर में ना सिंपल ग्रे जोन में नहीं आता किसे देना चाहिए। कोई आपसे पूछे किसे देना चाहिए, आप ना ऐसे आंसर दोगे, इफ वी कंसिडर फ्रॉम द लिबर्टी पॉइंट ऑफ व्यू, लिबरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी शुड गिव टू प्रिया। आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, समझ गए हो? तो बेस्ट सॉल्यूशन विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? तीनों का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? ये चीज है। प्रिया कह रही है सर अफर्मेटिव एक्शन के हिसाब से, बिल्कुल ये जो है ये अफर्मेटिव एक्शन वाला है, सुप्रिया वाला, इसमें सब आ गया। किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए। देखो अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट होते ना, जीएस के स्टूडेंट होते, तो देखो आप ये बोलते कि इसको मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पीएसआईआर में ना आप थोड़ा ना डीप सोचोगे। पीएसआईआर में ना आप थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बताओगे कि इस थ्योरी के हिसाब से इसको मिलनी चाहिए, इस थ्योरी के हिसाब से इसको मिलनी चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। आप ऐसे जवाब दोगे। आज से आप पीएसआईआर के स्टूडेंट बन गए हो तो आपकी जो सोच है ना वो डेप्थ से निकल के आएगी, डीप से निकल के आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या था? मेरा कहने का मतलब यह था, आप ये सारी चीजें ना इस पेपर में पढ़ने वाले हो। ये एग्जाम्पल था जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने वाले हो। जैसे वो हम कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखते सोशल मीडिया में कि ना मेट्रो में एक सीट खाली है, सबसे नजदीक आप बैठे हो, सबसे नजदीक आप बैठे हो, आप 12 घंटे की जॉब करके आए हो,
आप चाहो तो सीट पे बैठ सकते हो, लेकिन आपके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी है, आपके थोड़ा आगे जाके एक घायल पर्सन है, ऐसे ऐसे करके सिनेरियो दिए होते हैं, और आप सीट किसको दोगे? तो वहां पे ना एथिकल डायलेमा आता है, सीट किसको दी जाए। तो वो सारी चीजें, जस्टिस क्या है, स्टेट कैसे बनता है, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे इस पेपर में, पेपर 1 सेक्शन ए में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी प्लस में पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट में क्या आएगा? पॉलिटिकल थॉट में देखो, जो वेस्टर्न थिंकर्स है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के थिंकर्स रहे हैं, जैसे प्लेटो है, जॉन लोक हैं, होब्स हैं, मार्क्स हैं, इन्होंने क्या बोला, कैसे कैसे कंसेप्ट दिए, कैसे कैसे विचार दिए, वो हम पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम गांधी को पढ़ेंगे, हम अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे महान थिंकर्स हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गए ना? आइडियोलॉजीज भी पढ़ेंगे, लिबरलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म, गांधीज्म, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखो भाई, एग्जांपल से बहुत समझाने वाला हूं ताकि दिमाग में चीजें घुस जाएं और याद रहें। मेरा मकसद क्या है, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएं चीजें, और मैं आपकी ना थॉट प्रोसेस बिल्ड करूंगा, आपको सिनेरियोज दूंगा, आपको ना सोचने पे मजबूर करूंगा, ताकि ना आप इतना गहराई में जाओ कि ना चीजें आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएं। समझ गए? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको देखो, इसमें थ्योरीज में हम एक स्टेट पढ़ेंगे, तो स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे अभी बताता हूं, मान लो अपनी जो क्लास है ना, नीलम, शिवानंदन, शिवानी, आस्था, विभांशु, प्रिया, हम सब, मैं ना आप सबको लेके घूमने गया मुंबई से, एक क्रूज में हम सब लोग बैठे, और हम सब लोग गए लंदन घूमने के लिए। क्रूज पे बैठ के गए। हम 200 लोग थे, 200 लोग थे, लेकिन रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, और भाई एक्सीडेंट हो गया, हम सबकी जान बच गई, क्योंकि सबको लाइफ जैकेट मिल गई और सबकी जान बच गई। लेकिन हम 200 के 200 लोग ना, हम पहुंच गए एक आइलैंड पर, पहुंच गए हम, जो कि अनहैबिटेटेड है, मतलब वहां पे कोई रहता नहीं है, ऐसे आइलैंड पे हम पहुंच गए। अब सोच के देखो, हम 200 लोग हैं, एक आइलैंड पर हैं, वहां पे कोई रूल नहीं है, खाना लिमिटेड है। डे 1 क्या हुआ? डे 1 ये हुआ, शिवानंदन को थोड़े से फ्रूट मिल गए, और विभांशु ने फ्रूट छीन लिए शिवानंदन से। क्यों छीन लिए? क्योंकि विभांशु कहता है कि भाई मैं ताकतवर हूं, तो शिवानंदन को थप्पड़ लगाया। अरे मजाक में हम समझेंगे, तो दिल पे मत लेना ये चीजें कभी भी, ठीक है? एग्जाम्पल से आपके दिमाग में छप जाएंगी चीजें। तो विभांशु ने शिवानंदन को थप्पड़ लगाया कि फ्रूट दे दो। शिवानंदन कह रहा कि भाई मुझे मिले थे, मेरे हैं। तो विभांशु कहता है नहीं, तेरे नहीं है, छीन लिए। अब 200 में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो, मतलब आप लोग तो देखो सारे मेच्योर हो, अच्छे दिल के हो, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी थे जो आपकी क्लास से नहीं थे, वो वैसे ही क्रूज पे आ गए थे। तो वो 2-3 लोग जो हैं, वो महिलाओं की तरफ ना गलत नजर से देख रहे हैं, उनकी जो मनसा है वो ठीक नहीं है। डे 1 पे ही वो आइलैंड पे ना लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहे हैं। समझ गए? अब ऐसे भी लोग थे जिनको देखो एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत थी, जिनको चोट ज्यादा लगी थी, 200 में से किसी को चोट ज्यादा लगी थी। समझ गए? ऐसे भी लोग थे। तो डे 1 पे ना पूरा अफरा तफरी हो गई। लेकिन देखो 200 लोग ना रात को बैठे, आग जलाई और आग के आसपास बैठे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसे अपना काम नहीं चलेगा इस आइलैंड पर, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। बिना रूल के तो जो स्ट्रोंग है विभांशु जैसे लोग, वो शिवानंदन को मार रहे हैं, कोई लड़कियां छेड़ रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बीमार है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे तो हम आपस में ही लड़ मर जाएंगे और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो रात को आवाजें आती हैं,
दूसरे आदिवासी लोग आ सकते हैं दूसरे आइलैंड से हमें मारने के लिए, तो हम जीवित नहीं रहेंगे ऐसे ज्यादा समय तक। तो 200 लोग ना रूल बनाते हैं कि ना हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, और 200 लोगों के लिए फैसला करने के लिए ना हम ना 5 लोग चुनते हैं या फिर एक लोग चुनते हैं। अब वो एक लोग चुनेंगे कैसे? जो सबके लिए डिसीजन लेगा, जो सबका लीडर होगा। मान लो मैं मैं आपके साथ में हूं और आप लोगों ने चुन लिया कि सर आप मेरे लीडर हैं, मतलब समझ गए? तो ये जो चुनाव है ना, आप लोगों ने मेरा चुनाव किया, वो कैसे किया? क्या आप सब लोगों ने वोटिंग की? अगर आप सब लोगों ने वोटिंग की तो मतलब डेमोक्रेसी है। आप सब लोगों ने वोट किया और वोट करने के बाद में आपने मेरा चुनाव कर लिया, तो मतलब डेमोक्रेसी है। समझ गए? या फिर मैं सबसे ताकतवर था तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि भाई कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं मारूंगा, तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो ये क्या है? ये अथॉरिटेरियनिज्म है, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग करता है ना। कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो भाई खलास, उड़ा दूंगा उसको। तो ये डिक्टेटरशिप है। समझ गए? तो इस एक एग्जाम्पल से आप कितना कुछ सीखोगे। देखो, 200 लोग रात को बैठे, उन्होंने एक स्टेट का निर्माण कर लिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो अपना काम नहीं चलेगा, हम आपस में ही लड़ेंगे, मर जाएंगे। हम एक स्टेट का निर्माण कर लेते हैं, एक राज्य का निर्माण कर लेते हैं, और उसमें हम व्यवस्था बना लेते हैं। हम किसी को जज बना लेते हैं। जज क्या काम करेगा? अगर कोई लड़की छेड़ता है, गलत काम करता है, तो जज जो है उस मामले की सुनवाई करेगा। हम 5 ताकतवर लोगों को चुन लेते हैं जो क्या करेंगे? आइलैंड के बाहर हमारी सुरक्षा करेंगे, मतलब डिफेंस है। और जब पूरे आइलैंड के लिए कानून बनाने हो तो हम 200 के 200 लोग इकट्ठा होंगे, तो मतलब वो लेजिस्लेचर है। समझे? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से देखो आप कितना कुछ सीख लिए। स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? उन 200 लोगों ने अपना एक राज्य क्यों बनाया, अपना एक देश क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि देखो, जब तक उन्होंने देश नहीं बनाया था उससे पहले अव्यवस्था थी। ताकतवर लोग, स्ट्रोंग लोग कमजोर लोगों को मार रहे थे। विभांशु जैसे लोग किसको मार रहे थे? विभांशु जैसे लोग शिवानंदन जैसे लोगों को मार रहे थे, कमजोर लोगों को। माइट इज राइट, ये तो जंगल में चलता है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई। समझ रहे हो? एनार्की हो गई, ये तो जंगल राज हो गया। तो इसलिए स्टेट बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? समझ गए? प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, स्टेट एंड स्टेट क्राफ्ट इज नीडेड टू मेंटेन ऑर्डर इन कैउज। अब यहां पे देखो, एक एग्जांपल से मैंने आपको स्टेट के बारे में बता दिया, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ। होप्स यही तो बोलते हैं वेस्टर्न थिंकर्स में ना, होप्स यही बात बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है ना, स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ क्या है? नेस्टी, ब्रूटिस, ये सब है। मतलब बहुत बेकार लाइफ है जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता ही दिया कि क्यों होप्स ने ऐसा बोला था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं आपको सिनेरियो दूंगा, आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, और कंसेप्ट अपने आप आपके अंदर छप जाएंगे। आप सोचना सीखोगे। सिंपल, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और चले गए भाई, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। नहीं, एक टीचर और मेंटर में डिफरेंस होता है। टीचर पढ़ाता है, चला जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कई बारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेंटर साथ बैठा रहता है आखिर तक, वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में विश्वास रखता हूं। समझे? तो ये हम पढ़ेंगे पेपर 1 में ये सब। और फिर सेक्शन बी, ये डिटेल से भी आपको बताऊंगा मैं। अगली क्लास जो होगी वो थोड़ी डिटेल्ड होगी। अगली क्लास में पेपर 1 सेक्शन ए का थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू होगा। अभी मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। फिर है सेक्शन बी, आईजीपी। सेक्शन बी आईजीपी, ये तो देखो सिंपल है। ये पॉलिटी में आप पढ़ते हो ना, पार्लियामेंट, जुडिशरी और टीयर 3 यानी पंचायत, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। सोशल मूवमेंट्स, रीजनलिज्म, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे सर क्या ये पॉलिटी है क्या सारा का सारा? देखो, पॉलिटी तो है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन पॉलिटी और पीएसआईआर में डिफरेंस है। पॉलिटी इज जस्ट बच्चा, और पीएसआईआर में जो हम ये सेक्शन बी पढ़ेंगे ना,
ही इज लाइक फादर। कैसे? आपको एक एग्जांपल देता हूं। पॉलिटी में आप पढ़ते हो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर 5 साल के बाद इलेक्ट होता है, कैसे इलेक्ट होता है, क्या पावर्स होती हैं पॉलिटी में, हम ये सब पढ़ते हैं पॉलिटी में। लेकिन पीएसआईआर में हम ये सब नहीं, ये तो मान के चलते हैं तो कुछ भी नहीं है, बच्चा है तो कोई सबको आता है। पीएसआईआर में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे खेलते हैं। पीएसआईआर में हम ये देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली कैसी है, उनका काम करने का वर्किंग स्टाइल क्या है, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका काम करने का स्टाइल क्या था, उनकी सोच कैसी थी, कैसा उनका प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल रहा। समझ गए? पॉलिटी में हम फोकस करते हैं व्हाट पे, क्या है। पीएसआईआर में हम फोकस करते हैं वाई पे। वाई मतलब जो चीज है उसका पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये बताओ ना। पीएम के फंक्शंस तो ये हैं, लेकिन उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है ये बताओ भाई। जैसे गवर्नर की बात कर लीजिए। गवर्नर के पास में क्या पावर है वो हम मान लो पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, गवर्नर के पास में ये पावर है। पीएसआईआर में हम पीछे की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे कि गवर्नर्स की पोस्ट का मिसयूज हो रहा है। जैसे तमिलनाडु में सुबह मैंने एडिटोरियल में पढ़ाया ना कि गवर्नर की पोस्ट का कैसे मिसयूज होता है, वो पढ़ेंगे हम। मतलब समझ गए? तो ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, नहीं। पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं ना वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा पर्सपेक्टिव नहीं देता है। पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो इनकम्प्लीट है और पूरा पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। पीएसआईआर में जब आप आओगे तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। वो कहते हैं ना एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग थोड़ा ऊपर होता है बाकी नीचे होता है, 10% ऊपर 90% नीचे। तो पीएसआईआर में आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और पीएसआईआर पढ़ने के बाद में तो पॉलिटी तो आपको मजाक कर लगने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा ये तो एबीसीडी है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। अब क्या है पेपर 2 सेक्शन ए। पेपर 2 सेक्शन ए में हम क्या पढ़ते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखो दुनिया भर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसे कंपेयर किया जाता है और उससे सीखा जाता है। जैसे देखो चाइना में 1 पार्टी रूल है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सब जगह अलग अलग सिस्टम है। समझ गए? सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए है और सीखने के बाद में हम हमारे देश में अडोप्ट करते हैं। तो ये सब आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। जैसे सिंपल सी बात है यार, आप मान लो मोबाइल परचेज करने के लिए गए, सैमसंग का गैलेक्सी आप मोबाइल परचेज करने के लिए गए, आप अमेजन पे रिव्यूज देखोगे, आप दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव फोन होगा एप्पल वाला, उससे कैमरा क्वालिटी मैच करोगे, आप किसी दूसरे फोन से प्राइस मैच करोगे, सारी चीजें आप मैच करोगे तभी तो फाइनल डिसीजन लोगे ना। समझ गए? तो उसी प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, दुनिया भर के जो देश हैं वहां पे क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंपेयर करते हैं और जो चीजें सीखने की हैं वो सीखते हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होता है। समझ गए? फिर है आईआर थ्योरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। अब जैसे एक चीज आपको बताता हूं, ये बात आपको कोई ना जीएस में नहीं बताएगा, लेकिन आपको आईआर में इतनी बेहतरीन थ्योरीज देखने को मिलेगी। आप पढ़ोगे आपको ना यूं लगेगा कि सर ईरान का वार तो होना ही था। मतलब जीएस वालों को ये लगेगा अच्छा युद्ध हो गया, लेकिन एज ए पीएसआईआर स्टूडेंट आपको लगेगा ये तो होना ही था, हमें तो पहले से पता था। जैसे ना आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे देखो आईआर में ना एक थ्योरी हम पढ़ेंगे, पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी को मैं आपको ना एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। आपके मोहल्ले में ना एक पहलवान है, अनुज नाम का एक पहलवान है आपके मोहल्ले में, ठीक है। और अनुज का ना बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा बोलबाला है अनुज का, सारे दबते हैं अनुज के सामने। मोहल्ले का एक ही गुंडा है अनुज, जबरदस्त पहलवान है और जो अनुज बोल दे उसे कोई टालता नहीं है। समझ गए? तो इसलिए ना सारे अपनी कोई विवाद हो जाए तो अनुज के पास में, अनुज पहलवान के पास में जाते हैं विवाद का निपटारा करवाने के लिए। लेकिन देखो फिर एक
धीरे धीरे अनुज ना बूढ़े होने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे अनुज बूढ़ा होने स्टार्ट हो गए, और एक और पहलवान धीरे धीरे ताकतवर होना स्टार्ट हो गए मोहल्ले में, जिनका नाम था विभांशु, जिनका नाम था विभांशु। धीरे धीरे इनकी भी पैठ बढ़नी स्टार्ट हो गई, इनका मतलब स्ट्रोंग होना स्टार्ट हो गए, पावरफुल होना स्टार्ट हो गए। अब एक चीज आपको बताता हूं, ये बूढ़े हो रहे हैं, विभांशु जो है ये धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो पॉइंट कि जब विभांशु इनसे ज्यादा ताकतवर होना स्टार्ट हो जाएंगे अनुज पहलवान से, यानी ज्यादा, दोनों में से ज्यादा पावरफुल विभांशु हो जाएंगे या फिर होने वाले हैं, वो पॉइंट एग्जैक्टली उस समय ना मोहल्ले में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहेगा। उस समय मोहल्ले में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहेगा। क्यों कन्फ्लिक्ट रहेगा? अनुज पहलवान जिनकी पैठ थी मोहल्ले में, वो अपनी बादशाहत ना कायम करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे ना कैसे करके विभांशु को कमजोर किया जाए और इतने सालों तक मैं इस मोहल्ले का बादशाह था, मैं ही बन के रहूं। तो अनुज पहलवान पूरी कोशिश करेंगे इनको नीचा दिखाने की, इनको कमजोर करने की। और विभांशु पहलवान ये तो देखो चैलेंज कर रहे हैं अनुज पहलवान को। इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अब बूढ़ा हो गया अनुज पहलवान, इसको दबा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको यहां से भगा दिया जाए। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट जब विभांशु पीछे छोड़ने वाले होंगे ना अनुज पहलवान को, उस पॉइंट पे मोहल्ले में सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में। क्योंकि बाद में अगर अनुज पहलवान ने हार मान ली फिर तो क्या ही कंफ्लिक्ट होगा, फिर तो अनुज पहलवान चैलेंज ही नहीं करेगा विभांशु को। समझे? पॉइंट क्लियर है ना? अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अनुज पहलवान कौन है? यूएसए। और विभांशु पहलवान कौन है? चाइना। मानते हो क्या नहीं मानते? बताओ। अनुज पहलवान कौन है? यूएसए। और विभांशु पहलवान चाइना। यूएसए चाहता है मेरी बादशाहत कायम रहे, चाइना यूएस को रिप्लेस करने वाला है। समझ रहे हो? करने वाला है, उतना ही पावरफुल हो गया है, उस पॉइंट पे आ गया है कि यूएसए ने अब कुछ नहीं किया तो चाइना उसको रिप्लेस कर देगा। और यही वो पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में ना आप सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट देखने को मिलेंगे आपको। यही वो पॉइंट है, आप वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट देखोगे क्योंकि पावर ट्रांजिशन हो रही है चाइना से और यूएस से चाइना के पास में। अब या तो देखो यूएस बाउंस बैक कर जाएगा तो पावर ट्रांजिशन नहीं होगा, या फिर देखो चाइना के पास में पावर चली जाएगी। लेकिन पॉइंट ऐसा आ गया है कि दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बादशाहत हमारे पास में रहे, इसलिए वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट अब देखने को मिलेंगे। यह कहती है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। समझ गए? यह कहती है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। अब समझे आप वर्ल्ड में इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं? वर्ल्ड में इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि चाइना चैलेंज कर रहा है यूएस को और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लड़ने लगते हैं। ईरान को कितनी हेल्प की चाइना ने, मानते हो ना? चाइना ने ईरान की बहुत हेल्प की इस वार में। तो ये हमने पावर ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ ली। देखो अब जीएस वालों को ये सब कहां से पता होगा पावर ट्रांजिशन थ्योरी क्या है ये सब। अब एक और चीज आपको बताता हूं, ये तो आपने सुना भी होगा, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में देखो ये होता है, मान लो आप ना चार भाई बहन हो। सबसे बड़ा जो भाई है ना वो है बहुत ताकतवर, वो सबको मार देता है। लेकिन अब सबसे बड़े भाई के अगेंस्ट बाकी जो बचे हुए तीन भाई बहन है ना वो एकजुट हो जाते हैं क्योंकि बाकी बचे हुए छोटे भाई बहनों को पता है कि हम अकेले बड़े भाई का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हम तीनों मिल जाएं तो फिर बड़े भाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। अब रियल सिनेरियो में आपको मैं बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल दूं। जैसे देखो रशिया ने ना यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया, अटैक कर दिया। अब आपको पता है यूक्रेन अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वहां पे ना बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए क्या किया गया? बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए ना यूक्रेन प्लस में यूरोपियन यूनियन, थोड़ी बहुत यूएसए ने भी मदद की,
ये सारे मिल गए और रशिया को इन्होंने बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। समझे? बैलेंस ऑफ पावर हो गया। हमेशा आप देखोगे पावर का ना बैलेंस देखने को मिलता है। जो कमजोर कमजोर पोल होते हैं ना, वो आपस में मिल जाते हैं ताकि बड़े पावर सेंटर का मुकाबला किया जा सके। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इंडो पैसिफिक रीजन में आपने सुना होगा क्वेड बना है। क्वेड बना है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना ना इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। अपनी सबमरीन कहीं पर भी भेज देता चाइना, कहीं पर भी भेज देता, और कोई दूसरे देश का शिप आता तो उसे उसको वहां से गुजरने नहीं देता। तो इस प्रकार के हथकंडे चाइना अपना रहा था, तो ना बहुत दिक्कत आ रही थी। तो क्वेड में ना 4 देश एक साथ आ गए, इंडिया और यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश है ना, यही है ना, कोई गलती तो नहीं हो रही? ठीक है, तो ये क्या है? ये बैलेंस ऑफ पावर है। प्रिया कह रही है सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज मेंशन्ड अदर 3 सुपर पावर अलोंग विद यूएस। सुपर पावर प्रिया बहुत सारे नहीं है। पावर मतलब मेजर पावर आप कह सकते हो, सुपर पावर बहुत सारे नहीं होते वर्ल्ड में। जैसे कहते हैं ना, शाहरुख खान कहता है टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। तो वर्ल्ड में ना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब ऐसे गुंडे हैं वैसे वाले। सुपर पावर एक ही होता है, मेजर पावर हो सकते हैं। मतलब जैसे कोल्ड वार के दौरान दोनों सुपर पावर थे, यूएसए यूएसएसआर, एक या दो ही होते हैं। फिर उसी के बेस पे वर्ल्ड होता है यूनिपोलर या बायपोलर। जैसे कोल्ड वार के दौरान वर्ल्ड बायपोलर था, 2 बड़े पोल थे, एक यूएस एक यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15 टुकड़ों में यूएसएसआर बट गया, तो वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर, यानी एक ही पोल पूरे वर्ल्ड में। समझ गए? बढ़िया। शिवांश कह रहे हैं सर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज इक्वल टू डायमंड नेकलेस। हाँ, पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये शिवांश उस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे चाइना हमें घेर रहा है नीचे से, हमारे आसपास पोर्ट्स बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, फिर उससे निपटने के लिए हमारी पॉलिसी है। समझ रहे हो? तो शिवांश उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेड में ये 4 देश हैं, तो यहां पे ना बैलेंस ऑफ पावर हो गया। चाइना से निपटने के लिए ये 4 देश जो थे वो एक साथ आ गए। तो ये बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अभी भाई ईरान ईरान को रोकने के लिए इतने सारे देश देखो एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि ना ईरान पावरफुल हो रहा था। ईरान के पास में इतनी बड़ी बड़ी लंबी रेंज की मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने की दिशा में ईरान आगे बढ़ रहा था। तो ईरान को रोकने के लिए ना आप देखो सारे देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली एकजुट हो गए। यूएसए, इजराइल, यूएई, कतर, इतने सारे देश एकजुट हो गए। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? बैलेंस ऑफ पावर है। ईरान को बैलेंस करने की कोशिश है। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? ये पॉइंट है। फर्क देखो इतना है, एक जीएस वाला बच्चा चीजों को ना थोड़ा सुपरफिशियली देखता है। जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ना ब्लॉकेड लग गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ब्लॉकेड लग गया, ऑयल और गैस के शिप्स हमारे देश में नहीं आ पा रहे हैं। तो ना हमारे देश में भी चीजों की बहुत कमी हो रही है, तेल की। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि तेल का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करिए, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड मत परचेज करिए। समझ रहे हो? अब देखो जीएस का जो पर्सन है वो चीजों को थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ेगा। हम कैसे पढ़ेंगे? हम इन थ्योरीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखेंगे कि यार इंडिया अपने फैसलों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरते, मतलब अपने फैसले खुद ले, किसी के दबाव में ना ले। हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम रियलिज्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हर देश अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करता है और ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा ही बनाएगा, ये उसके हित में है। एक और थ्योरी होती है सिक्योरिटी डायलेमा की। सिक्योरिटी डायलेमा की थ्योरी क्या कहती है? सिक्योरिटी डायलेमा की थ्योरी फेमस थ्योरी है जो ये कहती है, जैसे मान लो 2 पड़ोसी हैं, इंडिया और पाकिस्तान मान लीजिए। अब इंडिया ने कोई मिसाइल परचेज की, इंडिया ने मिसाइल अपने डिफेंस के लिए परचेज की, लेकिन ना पाकिस्तान को यह लगेगा कि यार इंडिया की मंशा ठीक नहीं है, मिसाइल परचेज की है, जबकि की हमने अपने डिफेंस के लिए है, लेकिन पाकिस्तान को डर लगेगा।
उसको लगेगा कि इंडिया ने मिसाइल परचेज की है, जरूर हम पे अटैक करने के लिए परचेज की है, तो पाकिस्तान और ज्यादा पैसा लगा के 2 मिसाइल परचेज करेगा। तो पाकिस्तान ने 2 मिसाइल परचेज कर ली, तो इंडिया को लगेगा कि यार मेरा शक सही है, मैं अपने डिफेंस के लिए 1 मिसाइल परचेज कर रहा था, इसने तो 2 और परचेज कर ली। तो इंडिया को लगेगा कि मैं तो 2 के बजाय अब 4 परचेज करूंगा। जब इंडिया 4 करेगा तो ये 8 करेंगे। तो ये क्या है? ये सिक्योरिटी डायलेमा है। दो देशों के बीच में ना हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा रहता है, जो दुश्मन देश होते हैं ना, जैसे ईरान और इजराइल मान लीजिए, दोनों के बीच में ना हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा रहता है। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना कभी नहीं छोड़ेगा, उसको पता है कि जैसे ही मैंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने छोड़ दिए ये मुझे बख्शेंगे नहीं, जैसा अभी हमारे साथ में हुआ ना, बाद में भी हमारे साथ में ये कर सकते हैं ऐसा, समझे? तो ये होता है सिक्योरिटी डायलेमा, जब दो देश एक दूसरे पे ना शक करने लगते हैं, और शक करते करते अपने हथियारों की जो संख्या है ना वो बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ये होता है सिक्योरिटी डायलेमा वाली सिचुएशन में। तो अब ईरान और इजराइल के बीच में सिक्योरिटी डायलेमा है। ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन ईरान को लग रहा है कि ये अपनी सुरक्षा नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन बना के, ये हमारे ऊपर अटैक करेगा जैसे ही न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, इजराइल को ये लगता है। तो फिर इजराइल ये इंश्योर करने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, उसने पहले ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसे बोलते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स। यानी सामने वाला आपके ऊपर हमला करे उससे पहले ही आपने उसके ऊपर हमला कर दिया, इसे बोलते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स। तो ये कर दिया इजराइल ने ईरान के ऊपर। तो दोनों के बीच में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, दोनों के बीच में क्या है? सिक्योरिटी डायलेमा। ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, इजराइल को लगता है नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं बना रहे हो, हमारे ऊपर हमला करने के लिए बना रहे हो। सेक्शन बी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन बी में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया कैसे बिहेव करता है। इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आईआर की थ्योरी पढ़ेंगे, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, वो सब। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया कैसे बिहेव कर रहा है दूसरे देशों के साथ में, समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप ना एक बिल्डिंग में रहते हो, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग में ना 200 अपार्टमेंट्स हैं। बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट्स हैं? 200 अपार्टमेंट्स हैं, 200 अपार्टमेंट्स हैं। अब आप जिस फ्लोर पे रहते हो ना, उस फ्लोर पे देखो, उस फ्लोर पे क्या है। मान लो आप इस फ्लोर पे रहते हो, इस फ्लोर पे रहते हो, आपका ये वाला फ्लैट है, ये इंडिया है, आपका ये वाला फ्लैट है। अब आपका जो बाजू वाला फ्लैट है ना, पाकिस्तान, वो अपना जो कूड़ा है ना वो आपके घर में फेंक देता है, बालकनी के थ्रू ना अपना कूड़ा आपके घर में फेंक देता है, समझ गए? तो आप इस सिचुएशन से कैसे डील करोगे? क्या पाकिस्तान को पकड़ के पीट दोगे? उसके ऊपर उसने कूड़ा फेंका है तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? आप पत्थर फेंक दोगे? क्या करोगे आप? समझ गए? फिर आपका जो साथ वाला फ्लैट वाला है चाइना, वो क्या करता है? वो तो देखो आपकी फ्लैट के जगह पे कब्जा करता जा रहा है, वो आगे आ गया और आपकी फ्लैट की जो आगे वाली जगह थी उस पर कब्जा कर लिया उसने। तो ये चाइना है। फिर दूसरे फ्लोर पे पूरी बिल्डिंग का लीडर बैठा है, यूएसए। यूएसए की चाइना से भी दुश्मनी है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे जो यूएसए बैठा है उसके साथ आप दोस्ती करते हो ताकि चाइना से आप निपट सको। तो ये सब क्या है? ये सब है कि इंडिया कैसा बिहेव कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ में। ऊपर जो बिल्डिंग का लीडर बैठा है उसके साथ इंडिया कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल है क्या नहीं है, वो सब हम पढ़ेंगे। वो सब हम क्या करेंगे? वो सब हम पढ़ेंगे इसमें, पेपर सेकंड सेक्शन बी में, पेपर सेकंड सेक्शन बी में पढ़ेंगे। तो भाई इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है पीएसआईआर का, इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है, आप डूब जाओगे, आपको ना प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से, आपको शॉर्ट्स देखने में मजा ही नहीं आएगा, समझ गए? शॉर्ट्स देखने में आपको मजा ही नहीं आएगा। और इस पेपर का ना जीएस के साथ में ओवरलैप काफी ज्यादा है। जैसे मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं, जीएस के साथ में कैसा ओवरलैप है। आप ये स्लाइड देखिए, आप ये स्लाइड ध्यान से देखिएगा। जीएस पेपर 1 में क्या बताया मैंने? जीएस पेपर 1
हिस्ट्री है, सोसाइटी है जीएस पेपर वन में। पीएसआईआर में हम हिस्ट्री और सोसाइटी पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? हमारा जो पेपर वन सेक्शन बी होगा ना, उसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। समझ गए? पेपर वन सेक्शन, यहां पे देखो, ये हिस्ट्री है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है जीएस में। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम पढ़ने वाले हैं पीएसआईआर में। कौन से सेक्शन में पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड सेक्शन ए में। पेपर सेकंड सेक्शन ए में हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे। इवन पेपर ए सेक्शन ए में भी कुछ कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स आते रहेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाता है, मॉडर्न इंडिया कवर हो जाता है, सोसाइटी के टॉपिक्स जैसे कास्ट वगैरह हैं वो कवर हो जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन कवर हो जाता है। तो डायरेक्टली देखो, सीधा सीधा पीएसआईआर का फायदा होता है जीएस पेपर वन में 8 से 12 मार्क्स का। जीएस पेपर टू तो देखो पूरा ही पीएसआईआर है। जीएस पेपर टू जो है वो पूरा पीएसआईआर ही है, एडवांस लेवल का, यूं समझ लो बस। तो जिनके पास में पीएसआईआर ऑप्शनल है ना, उनको जीएस पेपर टू में सीधा सीधा फायदा हो जाता है 15 से 25 मार्क्स का। क्योंकि जीएस पेपर टू में क्या आता है? पॉलिटी आता है। पॉलिटी में पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, ये सब हम पढ़ेंगे। पीएसआईआर में और ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। फिर देखो आईआर। आईआर आपको पता है कितना डीप में हम जाने वाले हैं पीएसआईआर में। समझ गए? तो ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक कवर हो जाते हैं। गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स नहीं कवर होते, सोशल जस्टिस का कुछ टॉपिक नहीं कवर होंगे, तो ये टॉपिक छोड़ के बाकी सारा ही कवर हो जाता है जीएस पेपर टू में। और जीएस पेपर टू अगर मान लो दोनों हैं, जिसके पास में पीएसआईआर ऑप्शनल है और वो जीएस पेपर टू देता है, तो उसके अंदाजन 15 से लेके 25 मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि डेप्थ में नॉलेज मिलती है पीएसआईआर में। फिर देखो, फिर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे में आप पीएसआईआर पढ़ोगे, पॉलिटिकल थ्योरी में आपके जो कंसेप्ट हैं इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज जस्टिस। और आपको ही पता है यूपीएससी ना ऐसे में फिलोसफिकल टॉपिक्स आजकल ज्यादा पूछने लगी है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी, इनसे संबंधित। आप पीएसआईआर पढ़ोगे, आपके पास में ना इतने कोट्स होंगे लिखने के लिए, कोट्स की तो लाइन लगी होगी, और आपकी ना कंसेप्ट में डेप्थ होगी। एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई ये ऊपर ऊपर से नहीं लिख रहा है, इसके कंसेप्ट में डेप्थ है। तो सीधा सीधा फायदा है ऐसे में। फिर जीएस पेपर थ्री में थोड़ा कम फायदा है। जीएस पेपर थ्री में थोड़े बहुत टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। जीएस पेपर थ्री में ग्रीन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित बहुत थोड़े टॉपिक हैं। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी में ना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, ये सब टॉपिक हम पीएसआईआर में पढ़ेंगे, जो यहां पे कवर हो जाएंगे। ऐसे में बहुत, ये एथिक्स में बहुत फायदा होगा, एथिक्स में फायदा बहुत ज्यादा होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं पीएसआईआर से एथिक्स जीएस में, तो यहां पे 10 से 15 मार्क्स का फायदा होने वाला है। तो कुल मिला के देखो, जितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं ना आपके जीएस में, तो आप कह सकते हो कि भाई पीएसआईआर जो है वो 500 मार्क्स का नहीं है, 500 प्लस में 63, 563 मार्क्स का है पीएसआईआर। सीधी सी बात है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, जीएस पेपर वन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी। अब क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आया जीएस में, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। अब ये क्वेश्चन आपका पीएसआईआर से लिंक हो जाता है। पीएसआईआर में ना पेपर सेकंड ए, सेक्शन ए पेपर सेकंड, इसमें टॉपिक है डी कॉलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो उस टॉपिक से ये जीएस का आप आंसर दे सकते हो। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा 2020 में, कास्ट की रेलेवेंस क्या खत्म हो गई है? सीधा सीधा ये जो टॉपिक है ना पीएसआईआर से लिंक होता है, पीएसआईआर पेपर वन सेक्शन बी से। ये देखो, पेपर वन सेक्शन बी से लिंक होता है। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, पेपर सेकंड में तो दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट और स्पीकर, यूनाइटेड नेशंस का तो चलो, हाँ यूनाइटेड नेशंस का भी आ ही जाता है, पेपर सेकंड सेक्शन ए और बी, वहां पे भी आ जाता है। तो पेपर सेकंड तो ये जीएस का ना सारा ही कवर हो जाता है। फिर पेपर थ्री में देख लो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, पेपर
3 में तो कम है। एथिक्स का देख लीजिए। एथिक्स में जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, बुद्धा, ये पीएसआईआर में आपका कवर हो जाएगा। पीएसआईआर में कवर हो जाएगा जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। फिर जस्टिस एंड इक्वालिटी से संबंधित एथिक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो पीएसआईआर में बहुत डिटेल से होगा। ये जीएस का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पीएसआईआर के पेपर 1 सेक्शन ए में कवर होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए। ये एसए का देख लीजिए। एसए में 2023 में ऐसे पूछा, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मेटेरियलिज्म इज काइमेरा। और पीएसआईआर में गांधी हम पढ़ेंगे तो वहां से इस ऐसे को सोल्व करने के लिए आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। 2022 का ऐसे है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। पीएसआईआर में रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म की डिबेट है, वहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो ऐसे में काम आएंगे। जानबूझ के ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस प्रकार से आप पीएसआईआर पढ़ोगे, लेकिन उसका फायदा आपको जीएस में कितना होने वाला है। इवन बताऊं, इंटरव्यू में आपको बहुत फायदा होने वाला है। इंटरव्यू में देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, जबकि पीएसआईआर में तो हमारा फोकस ही करंट अफेयर और फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा है। समझ गए? तो आप जब इंटरव्यू में आंसर्स दोगे ना, इतना कॉन्फिडेंट रहोगे आप, तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि बंदा सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है, डेप्थ है। समझ गए? और इवन मैं तो बोलता हूं, देखो यूपीएससी के बाद भी जब आप सर्विस में जाओगे ना, जैसे अभी कौन कह रहे थे कि सर मेरा सपना फॉरेस्ट सर्विस में जाने का है, कौन कह रहा था? विधांशु कह रहा था, कौन कह रहा था? किसका सपना था आप में से फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस में जाने का? तो जब आप देखो बाद में सर्विस ज्वाइन करोगे, चाहे आप आईएएस ज्वाइन करो, आईएएस ज्वाइन करोगे, तब भी आप इतना डिटेल में पीएसआईआर में सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ोगे, तो उसका बहुत ज्यादा यूज होगा सर्विस में। और फॉरेन सर्विस में जाओगे तो देखो आपको मजे ही आने वाले हैं, वहां पे इतना ज्यादा पीएसआईआर का यूज होगा। स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्कोरिंग पोटेंशियल जो है पीएसआईआर का काफी ज्यादा है। जैसे दूसरे ऑप्शनल्स में कई बार क्या होता है, एक पेपर भी खराब हो जाए ना तो स्कोर क्रैश कर जाता है, 180 के पास आ जाता है। लेकिन आप जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा वो फॉलो करोगे, आंसर राइटिंग जो मैं करवाऊंगा आप रेगुलरली करोगे, आप इजली, देखो इजली 260 270 तो ला ही सकते हो। और थोड़ी सी भी आपने अच्छी मेहनत कर ली ना तो आप 300 के अराउंड पहुंच जाओगे, 300 के अराउंड आप पहुंच जाओगे, और ऑप्शनल के दम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? लेकिन इतना आसान नहीं है, जो मैं बोलूं आपको करना पड़ेगा, तैयार हो ना उसके लिए। जैसे आंसर राइटिंग पीएसआईआर की थोड़ी जीएस से अलग है, थोड़ी टर्म्स इस्तेमाल करेंगी, पीएस करनी पड़ेंगी, पीएसआईआर का अलग से कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, वो मैं सिखाऊंगा आपको सारे के सारे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ना तैयार रहना पड़ेगा सीखने के लिए। स्कोरिंग पोटेंशियल है पीएसआईआर में काफी ज्यादा, सीखने का बहुत कुछ है।